रामपुर गांव में सुष्मिता का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। गांव का ही लड़का आलोक सुष्मिता को बचपन से जानता था। सुष्मिता ने किसी की नहीं सुनी। उसने घर छोड़ा, गांव वालों की बातों की परवाह नहीं की और आलोक से प्रेम विवाह कर लिया। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो ठीक ठाक बीते, लेकिन धीरे धीरे आलोक का व्यवहार बदलने लगा। वह घर से बाहर ज्यादा रहने लगा और गांव की ही एक लड़की सुलेखा के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। शादी को 8 महीने बीत चुके थे। सुष्मिता 1 महीने बाद मां बनने वाली थी। एक शाम सुष्मिता आंगन में बैठे आलोक के पास आई। तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। अब 10-15 दिन ही बचे हैं। हमारे बच्चे का जन्म होने वाला है। मुझे तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी। जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? सुनो, मुझे तो तुमसे विवाह करना ही नहीं चाहिए था। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। सुष्मिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पेट पर हाथ रखा और एक कदम पीछे हट गई। आलोक, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अपने ही बच्चे को धमकी दे रहे हो? वो घर से निकल गया। सुष्मिता वहीं फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज रह गई। फिर उसी रात आलोक अपना सामान बांधकर चुपचाप घर से निकल गया। जाते जाते उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह सुष्मिता देखती है कि आलोक घर पर नहीं है। वह दौड़ी दौड़ी आलोक के मित्र रघुवीर के पास जाती है। गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ रणधीर सिंह का इकलौता बेटा था। रघुवीर भैया, आलोक कहाँ है? कल रात से घर नहीं लौटे। अरे सुष्मिता, तुम्हें तो उसने छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। आज सुबह दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और शहर निकल गए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। खुद मुझसे कहकर गया है। अब अकेली औरत इस गांव में कैसे रहेगी? किसके सहारे? वैसे तुम कहो तो मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। तुम हो ही इतनी सुंदर। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। शर्म करो रघुवीर, तुम आलोक के मित्र हो और आज उसी की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी पर नजर गड़ा रहे हो। तुम्हारी नीयत इतनी गिर गई? नीयत नहीं, ये तो प्रेम है सुष्मिता। मैं तो तभी से तुम्हें चाहता था जब तुम्हारी शादी आलोक से हुई थी। बस जुबान नहीं खोली क्योंकि तुम उसकी पत्नी थी। अब तो वो रास्ता खुद ही साफ कर गया। बंद करो ये बकवास। मैं यहाँ मदद मांगने आई थी, तुम्हारी हवस देखने नहीं। ज्यादा चिल्लाई तो ऐसा इल्जाम लगाऊंगा कि पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। सोच लो, किसकी बात का यकीन करेगा गांव? सेठ रणधीर सिंह के बेटे की या एक बेसहारा भागी हुई औरत की? उसी वक्त गांव के मुखिया जी वहां से गुजर रहे थे। सुष्मिता का चिल्लाना, रघुवीर की धमकी, सब कुछ मुखिया जी के कानों तक पहुंच चुका था। उनके पीछे पीछे 2-3 गांव वाले भी आ गए शोर सुनकर। अरे क्या बात है रघुवीर, इतना शोर क्यों हो रहा है? देखिए ना मुखिया जी, इसने मेरे मित्र आलोक से विवाह किया और फिर इसने आलोक को ही भगा दिया। अब मेरे से विवाह करने को कह रही है। नहीं मुखिया जी, ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो अपने पति को ढूंढने आई थी, इसी ने मुझसे। मुखिया जी, हमने तो पहले ही कहा था कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी मत करो। किसी ने नहीं सुना। देख लिया ना नतीजा, अब हमारे गांव का नाम भी खराब करेगी। मुखिया जी, आप तो समझदार आदमी हैं। आप ही इंसाफ कीजिए। मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा है। मैं इस हालत में किसी और से विवाह की बात क्यों करूंगी? ये रघुवीर झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझसे। तुम झूठ मत बोलो।
अगर तुम सही होती तो आलोक तुम्हारे पास रुकता, वो तुम्हें छोड़कर यूं ही नहीं चला जाता। अरे हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चरित्रहीन लड़की हो जिसने पूरे गांव को बदनाम किया। ये बताओ, अगर तुम इस गांव में रहोगी तो हमारी बहू बेटियों को क्या शिक्षा दोगी? निकल जाओ हमारे गांव से। मुखिया जी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जिसने गुनाह किया वो तो यहाँ से भाग गया और सजा मुझे दी जा रही है। ये कैसा न्याय है आपका? जुबान बंद रख। मुखिया जी के सामने जुबान चलाती है। निकाल दो इसे गांव से, वरना ये कल को और भी नाटक करेगी। मुखिया जी सही कह रहे हैं। ऐसी औरत का इस गांव में क्या काम जो अपने ही पति को घर से भगा दे? अरे ये तो अपने ही पति की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी? सुष्मिता चारों तरफ देखती रही। जिस गांव में वो पैदा हुई, जिस मिट्टी में खेली कूदी, वही मिट्टी आज उसे पराया कह रही थी। और सबसे बड़ा दोषी रघुवीर सबसे ऊंची आवाज में उसे कोस रहा था। सुष्मिता ने अपने गांव की सीमा पार की और बिना पीछे मुड़े दूसरे गांव की दिशा में चल पड़ी। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसी वक्त वहां से गुजर रही गंगा काकी की नजर उस अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चलो मेरे घर चल, तुम ऐसी स्थिति में यूं चलने लायक नहीं हो। गंगा काकी, उस गांव वालों ने भगा दिया मुझे अपने गांव से। तुम मुझे अपने घर कैसे ले जा सकती हो? क्यों ना ले जाऊं? गांव वालों का इंसाफ अलग है, मेरा धर्म अलग है। गंगा काकी सुष्मिता को सहारा देकर अपने घर ले गई। थोड़ी ही देर में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी रात एक स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। गंगा काकी ने मां की तरह उसकी सेवा की। दिन रात उसके सिरहाने बैठी रही। 5वें दिन जब सुष्मिता को कुछ राहत मिली, बेटा सुष्मिता, तुमने एक बेटे को जन्म दिया है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया। अब तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो गांव वाले मुझे भी इस गांव से निकाल देंगे। ठीक है काकी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में जब सबने मुंह फेर लिया तब आपने ही एक माँ और उसके बच्चे की जान बचाई। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सुष्मिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया और गांव से बाहर निकल गई। भगवान करे ये बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ के सारे आंसू पोंछ दे। अपने ऊपर लगे इस झूठे दाग को याद करके आंसू बहाते हुए वो अपने नवजात को सीने से लगाए किसी नए अनजान गांव की ओर चल पड़ी। भटकते भटकते सुष्मिता सीतापुर गांव पहुंची और एक घर के सामने खड़ी हो गई। घर की सेठानी को उसकी हालत देख तरस आ गया। उसने सुष्मिता और बच्चे को खाना दूध दिया। सुष्मिता ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मालकिन, मुझे अपने घर नौकरानी का काम दे दीजिए, सारा काम कर लूंगी। मेरे घर इतना काम भी नहीं, इतना धन भी नहीं कि मैं तुम्हें रख लूं। माफ करो, किसी और के घर देखो। इसके बाद सुष्मिता कई और घरों पर गई, पर हर जगह इनकार मिला। थक हार कर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां से गुजर रही एक बैलगाड़ी रुकी। नीचे उतरे सेठ धनीचंद, सीतापुर के नेक दिल व्यापारी। अरे बेटी, क्या हुआ? इस हालत में यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? सेठ धनीचंद के पूछने पर सुष्मिता ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। प्रेम विवाह, आलोक का धोखा, गांव से निकाला जाना, सब कुछ। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटी। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपना खून तक पहचानने से इनकार कर देते हैं। सेठ जी, दोष मेरी किस्मत का है या मेरे फैसले का, ये अब सोचकर क्या फायदा। अब तो बस इस बच्चे का पेट भरना है। फिक्र मत करो, भगवान ने चाहा तो रास्ता निकल आएगा। सेठ जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। काम की कोई कमी नहीं है मेरी हवेली में बेटी, पर पहले ये बताओ, रहोगी कहाँ?
इस हालत में सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता तुम्हें। ये चिंता मुझे भी खाए जा रही है सेठ जी। इस गांव में मेरा कोई नहीं। मेरे खेत के पास एक खाली झोपड़ी पड़ी है। बरसों से कोई नहीं रहता वहां पर। छोटी जरूर है, पर सिर छुपाने भर की जगह पूरी है। आज से वहीं तुम्हारा घर रहेगा। सेठ जी, ये उपकार मैं अपने जीते जी नहीं भूलूंगी। उपकार मत कहो बेटी, ये तो एक इंसान का फर्ज है। ये लो, कुछ मोहरें रख लो। आज रात इस नन्हे बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर लेना। नहीं सेठ जी, इतना एहसान। ना मत कहो बेटी। जिस माँ की गोद में इतना छोटा बच्चा हो, मैं उसे भूखा नहीं रहने दूंगा। कल सुबह से हवेली आ जाना, काम मिल जाएगा तुम्हें। भगवान आपका भला करे सेठ जी। इतना कहकर सेठ धनीचंद अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर वहां से चले गए। अगली सुबह सुष्मिता सेठ धनीचंद के खेत में काम पर पहुंची। एक छायादार वृक्ष के नीचे अपने नन्हे बेटे किशन को सुलाकर वो खेतों में मजदूरी करने लगी। कुछ देर बाद सेठ धनीचंद वहां का मुआयना करने आए। सुष्मिता, ये क्या कर रही हो तुम? पहले तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, काम बाद में होता रहेगा। मालिक, थोड़ा सा और काम बचा है, बस निपटा दूं। अरे तुम छोड़ो, वो काम रामलाल कर देगा। तुम अपने बच्चे के पास जाओ। इस उम्र में उसे माँ की गोद सबसे ज्यादा चाहिए, काम नहीं। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। शाम होते होते खेत का काम पूरा हुआ। मजदूरी बांटने के वक्त सेठ धनीचंद ने सुष्मिता को बाकी मजदूरों से कहीं ज्यादा धन थमाया। ये रख लो, तय मजदूरी से कुछ ज्यादा है। जाते जाते बच्चे के लिए अच्छा दूध लेते जाना और उसकी अच्छे से देखभाल करना। सेठ जी, इतना क्यों? मैंने तो बस अपना काम किया। काम तो सब करते हैं बेटी, पर हर किसी की मेहनत में वो लगन नहीं दिखती जो तुम्हारी में दिखती है। रख लो, ना मत कहना। जी सेठ जी, आप बहुत बड़े दयालु आदमी हैं। मैं आपकी महानता को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। महानता कुछ नहीं बेटी, बस इंसानियत है। जा, अंधेरा होने से पहले झोपड़ी पहुंच जा बच्चे को लेकर। सुष्मिता ने सिर झुकाकर आभार जताया और अपने किशन को गोद में उठाए झोपड़ी की ओर चल पड़ी। बरसों बाद किसी ने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था। देखते ही देखते किशन बड़ा हो गया। सेठ धनीचंद की मेहरबानी से उसे गांव के पाठशाला में पढ़ने का मौका भी मिला और वह पढ़ने में तेज निकला। माँ, अब मैं दूसरे गांव जाकर काम करना चाहता हूँ। हम लोग आखिर कब तक ऐसे रहेंगे? तू ठीक कहता है बेटा, लेकिन सेठ धनीचंद भी तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ही तो हमें सहारा दिया था। जब मैं इतना शिक्षित हो गया हूँ माँ, तो मैं यहाँ मजदूरी क्यों करूँगा? मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ बड़ा करना है। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा अपनी किस्मत आजमा। रुक, मैं तेरे लिए रास्ते का कुछ खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ, बना दो। अगले दिन सुबह सुबह किशन अपनी गठरी उठाकर रामपुर गांव के लिए रवाना हो गया। उसी गांव के लिए जहां से कभी उसकी माँ को दुत्कार कर निकाला गया था। किशन के जाने के बाद सुष्मिता रोज की तरह सेठ धनीचंद के घर काम करने जाती रही। अरे सुष्मिता, तुम्हारा बेटा कैसा है? कहीं काम धंधा करने गया है कि नहीं? सेठ जी, वो कहकर गया है कि 2-3 महीने में लौट आएगा, कोई ठीक ठाक काम ढूंढकर। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हारे दुख भरे दिन चले गए सुष्मिता। अब तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। सो तो है सेठ जी, आपकी दुआओं से ही ये दिन देखने को मिला। पर वक्त के साथ साथ सुष्मिता की काया भी थकने लगी थी। बरसों की मेहनत और बुढ़ापे ने मिलकर उसे कमजोर कर दिया और अब वह अक्सर बीमार रहने लगी। सुष्मिता, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? इतने साल मेहनत कर ली, अब आराम करो। नहीं सेठ जी, आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है, उसका बदला मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगी। जब तक सांस चलेगी आपकी सेवा करती रहूंगी। उधर रामपुर गांव में किशन भटकते भटकते सेठ रघुवीर की हवेली तक पहुंचा। वही रघुवीर जो सेठ रणधीर सिंह का बेटा था और वर्षों पहले
सुष्मिता को इसी गांव से बदनाम करवाकर निकलवाने में सबसे आगे था। अच्छा, तो तुम्हारा नाम किशन है। कहो, क्यों आए हो यहाँ? सेठ जी, मुझे काम की तलाश थी, इसी सिलसिले में यहाँ तक पहुँच आया हूँ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरी एक माँ है। चलो, अच्छी बात है। तुम्हें मेरे व्यापार का हिसाब किताब देखना है। बताओ, कर लोगे? जी सेठ जी, भरोसा रखिए, मैं कर लूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें 20 सोने की मोहरें दिया करूंगा हर महीने। ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। धीरे धीरे किशन सेठ रघुवीर के हिसाब किताब का काम संभालने लगा। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर रघुवीर उस पर भरोसा करने लगा और अक्सर बातों बातों में उसके घर परिवार के बारे में पूछताछ करता रहता। किशन, तेरे पिता कौन थे? सेठ जी, मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। माँ ने कभी उनके बारे में बताया ही नहीं। शायद माँ के लिए ये बड़ा दुखदाई हो, इसलिए मैंने कभी जिद नहीं की। अच्छा, और कमाई कैसे चलती थी तुम्हारी? मेरी माँ मजदूरी करती थी सेठ धनी चंद के यहाँ, सीतापुर गांव में। उन्हीं की बदौलत तो हम आज तक जीवित हैं। ये सुनते ही रघुवीर के माथे पर बल पड़ गए। सीतापुर, मजदूरी करने वाली अकेली औरत, बिना पति का बच्चा। सारे धागे उसके मन में जुड़ने लगे, पर उसने उसी वक्त अपने चेहरे के भाव छुपा लिए और किशन के सामने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, ठीक है, तुम अपना काम देखो। समय बीतता गया। इसी बीच रघुवीर की बेटी नैनावती, जो अब 19 बरस की हो चली थी, किशन की ईमानदारी और सज्जनता से प्रभावित होकर उससे मन ही मन प्रेम करने लगी। उसने ठान लिया कि विवाह करेगी तो किशन से ही। जब यह बात सेठ रघुवीर तक पहुंची, उसने तुरंत किशन को बुलवाया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारी माँ का क्या नाम है? साफ साफ बताओ मुझे। माँ ने बस इतना बताया था कि मेरे पिता का नाम आलोक था। उसने आगे कुछ नहीं बताया। आलोक? और तुम्हारी माँ का क्या नाम था? सुष्मिता। मैं तुम्हारा विवाह कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही नैनावती ने अपने पिता से पूछा, क्यों पिताजी? आप मेरा विवाह किशन के साथ क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये नाजायज औलाद है। सेठ जी, अपनी जुबान पर काबू रखिए। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? अपनी माँ से कभी पिता के बारे में पूछा है तुमने कि तुम्हारे पिता कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ उनको? कभी नहीं पूछा, और तुम कभी पूछोगे भी नहीं। इतना सुनते ही किशन सन्न रह गया, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके भीतर 1000 सवाल उठे, पर जुबान पर एक शब्द ना आया। वह चुपचाप उठा और वहां से चला गया, दिल में एक अनजानी आग और मन में एक अनुत्तरित सवाल लिए। उस रात किशन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसके मन में एक ही बात गूंजती रही, तो क्या ये सच था? जो बातें गांव वाले उसकी माँ के पीछे कहा करते थे, क्या उनमें सच्चाई थी? एक हफ्ते बाद रघुवीर ने किशन को फिर बुलवाया। सुनो किशन, मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह तो कर दूंगा और धन भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अपनी माँ को छोड़ना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जिस घर पर पूरे गांव ने उंगली उठाई हो। मैं लोगों को क्या बताऊंगा? किशन कुछ देर चुप रहा। अपनी शर्म और नैनावती के मोह के आगे आखिरकार वह झुक गया। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, और वैसे भी मैं अपनी माँ के पास जाना भी नहीं चाहता। विवाह के बाद किशन अपनी पत्नी नैनावती को लेकर सीतापुर पहुंचा, पर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए विदा लेने। माँ, हम दोनों का विवाह हो गया है। क्या? तुमने विवाह कर लिया और मुझे बताया भी नहीं बेटा? अपने ही माँ को इतने बड़े दिन की खबर तक ना दी। क्यों बताऊं माँ?
आप तो उसके लायक हैं ही नहीं। ये सुनते ही सुष्मिता के दिल पर मानो घाव लग गया। ये तू क्या कह रहा है किशन? मैंने तेरे लिए क्या नहीं सहा। एक बात सुन लो माँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। आपकी वजह से मुझे बदनामी सहनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। पर कहाँ बेटा? मैं रामपुर गांव में जा रहा हूँ माँ। सेठ रघुवीर जी के घर रहूंगा। और हाँ, आज के बाद उस गांव में कभी तुम आना भी मत। सुष्मिता को समझ ही नहीं आया कि इस पर क्या कहे। वह बिल्कुल चुपचाप स्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। किशन नैनावती का हाथ थामे वहां से चला गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुष्मिता से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, मानो उसकी आवाज ही उसके गले में कहीं दफन हो गई हो। किशन अब अपना जीवन नैनावती के साथ सुख चैन से बिता रहा था। उसे अपनी माँ की कोई खबर नहीं थी और शायद जानने की इच्छा भी नहीं। इधर सीतापुर में सुष्मिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बेटे के इस तरह छोड़ जाने का सदमा उसके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा था। कई दिनों तक जब सुष्मिता खेत पर काम करने नहीं आई तो सेठ धनीचंद को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने नौकर हरिया से पूछा, क्या बात है, सुष्मिता क्यों नहीं आ रही है? कई दिन हो गए उसे देखे। पता नहीं सेठ जी, वो कुछ दिनों से आ ही नहीं रही है। मैंने भी सोचा था पर पूछना भूल गया था। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी तबीयत खराब हो? अरे हरिया, अनाज बैलों पर लादकर शहर ले जाओ और बेच देना। आज बहुत काम पड़ा है। लौटते समय अपनी मजदूरी भी लेते जाना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। फिर उन्होंने खुद उसके घर जाकर हालचाल लेने का फैसला किया। सेठ धनीचंद बिना एक पल गवाए सुष्मिता की झोपड़ी की ओर तेजी से चल पड़े। पहुंचकर देखा तो सुष्मिता पलंग पर लेटी बिलख रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हो गया सुष्मिता? सुष्मिता ने रुक रुक कर सिसकते हुए सारी बात सेठ धनीचंद को बता दी। किशन का विवाह, रघुवीर की शर्त और अपने ही बेटे के मुंह से निकले वे कठोर शब्द। रुको, मैं अभी उसको समझा कर आता हूँ। ये कैसी औलाद है जो अपनी जन्म देने वाली माँ को ठुकरा दे? नहीं सेठ जी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, एक और एहसान कीजिए। उसे आप कुछ नहीं बताएंगे। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वजह से उसकी गृहस्थी में कोई कलह हो। लेकिन तुम्हारी ये हालत, इस तरह बीमार पड़ी हो और वो बेखबर अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी हालत का क्या है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बस मेरा एक और काम कर दीजिए, मेरे बेटे को बुला दीजिए ताकि मैं उसे आखिरी बार देख लूं। आखिरी बार शब्द सुनते ही सेठ धनीचंद का कलेजा कांप गया, पर वे कुछ बोले नहीं। बस गुस्से और चिंता से भरे कदमों के साथ वहां से सीधे रामपुर गांव की ओर किशन के घर की तरफ चल दिए। बैलगाड़ी हवेली के बाहर खड़ी कर सेठ धनीचंद ने ऊंची आवाज में किशन को पुकारा। कुछ ही पल में किशन बाहर आया। क्या बात है सेठ धनीचंद जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मत ले तू मेरा नाम अपने इस मुंह से। तेरे जैसे पापी और हत्यारे आदमी से मैं अपना नाम बुलवाना भी नहीं चाहता। सेठ जी, आप हद पार कर रहे हैं। मैं हद पार कर रहा हूं? तू हद पार कर रहा है। अरे तेरे जैसा बेटा तो भगवान किसी को ना दे। तू अपनी ही माँ को इस हालत में छोड़कर चला गया और जिसके घर तू रह रहा है उसी आदमी ने तेरी माँ पर गलत इल्जाम लगाया था और इसी गांव वालों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। उसे इसी गांव वालों ने निकाल दिया था और तू उसी की बेटी से विवाह कर बैठा है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। उसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तू उसे उस हालत में छोड़कर चला आया। ये सुनते ही किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे। ये कैसा सच है सेठ जी? मेरी माँ को इस गांव से रघुवीर जी ने? हाँ, यही सच है। जिस औरत को तूने ठुकराया है उसी ने तुझे पेट काट कर पाला है, अकेले, बिना किसी सहारे के। और आज वो बिस्तर पर पड़ी है, मौत से लड़ रही है और आखिरी बार तेरा मुंह देखना चाहती है। किशन बिना एक पल गवाए
दौड़ता हुआ अपने घर की ओर लौटा। सांसें फूल चुकी थी, पर पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहुंचकर देखा तो उसकी मां पलंग पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके कांपते हाथ में किशन की एक पुरानी फोटो थमी थी, जिसे वो जान से भी ज्यादा सहेज कर रखती आई थी। जैसे ही सुष्मिता की धुंधलाती आंखों ने अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसी पल उसने अंतिम सांस ले ली। माँ मैं आ गया हूँ, देखो ना, मैं आ गया हूँ माँ, देखो। पर अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। किशन माँ के निर्जीव शरीर से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगा। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आपको अपमानित करता रहा, बेइज्जत करता रहा। आपने मेरे लिए जीवन भर दुख सहा और मैंने आपके साथ ये सब किया। मेरे जैसे बेटे को इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए माँ। तभी वहां नैनावती भी आ पहुंची, पीछे पीछे रघुवीर भी। कमरे का दृश्य देखकर दोनों की सांसें थम गईं। अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम उस आदमी की बेटी हो जिस आदमी की वजह से मेरी माँ को अपमानित होना पड़ा। जीवन भर उसने दुख और कष्ट सहा है। नहीं किशन, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। किशन, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। जो हुआ इसमें इसका क्या दोष? आपने मेरी माँ के साथ जो किया, क्या वो ठीक था? एक बेसहारा गर्भवती औरत को झूठे इल्जाम में गांव से निकलवा दिया, यही इंसाफ था आपका? रघुवीर की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। कोई जवाब ना था उसके पास, बस अपराध बोध से झुकी नजरें। चली जाओ यहाँ से नैनावती, इसके पहले मैं कुछ और कर बैठूं। नैनावती और रघुवीर रोते बिलखते वहां से चले गए। कमरे में अब सिर्फ किशन रह गया, अपनी माँ के निष्प्राण शरीर के पास बैठा, हाथों में वही फोटो थामे जिसे माँ ने आखिरी सांस तक सीने से लगाए रखा था। किशन के जीवन में अब कुछ शेष था तो बस एक अंतहीन पछतावा, ऐसा पछतावा जो कोई माफी, कोई प्रायश्चित कभी मिटा नहीं सकता था।